नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद अब पंजाब की कांग्रेस सरकार ने किसानों के कर्ज माफ़ करने का ऐलान किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद 5 एकड़ तक ज़मीन वाले किसानों के 2 लाख तक के फसली कर्ज को पूरी तरह माफ़ करने का ऐलान किया। इसका फ़ायदा करीब 10 लाख किसानों को मिलेगा। इसमें 8,75,000 सीमांत किसान भी शामिल हैं। 2 लाख से ज़्यादा का कर्ज लेने वाले 1.5 लाख किसानों को 2 लाख रुपए की सहायता देने का भी ऐलान पंजाब सरकार ने किया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार भी किसानों की कर्ज माफ़ी का ऐलान कर चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा है कि किसानों के लिए कर्ज माफ़ी का सवाल ही नहीं उठता। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि किसानों की कर्ज माफ़ी पर केंद्र मदद नहीं करेगा, राज्यों को इसके लिए खुद से पैसा जुटाना होगा। लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार कॉरपोरेट जगत को संकट से उबारने के लिए 4.5 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज दे सकती है, लेकिन किसानों की कर्ज माफ़ी और लाभकारी समर्थन मूल्य पर हाहाकार मच जाता है। एक अनुमान के मुताबिक किसानों के देशव्यापी असंतोष से निपटने के लिए यदि राज्य सरकारें कृषि कर्ज माफ़ी का रास्ता चुनती हैं तो सरकारी खजाने पर 3,10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा, जबकि सेठ साहूकारों से कर्ज लेने वाले देश के 2 करोड़ 21 लाख सीमांत किसानों को इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक सरकारी संस्था के मुताबिक देश में कुल किसान आबादी का 67% से ज़्यादा सीमांत किसान हैं, जिन्हें कर्ज माफ़ी से कोई फ़ायदा मिलने की उम्मीद नहीं है। वहीं किसानों की कर्ज माफ़ी पर गहरी चिंता जताते हुए रिजर्व बैंक गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा है कि इससे वित्तीय घाटे और महंगाई में वृद्धि का खतरा बढ़ जाएगा। उनका कहना है कि राज्यों को किसानों के कर्ज माफ़ी से बचना चाहिए। देश देशांतर में आज बात इसी विषय पर कि क्या कर्ज माफ़ी इस समस्या का स्थायी समाधान है। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारत सरकार में कृषि मंत्री रह चुके सोमपाल, भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार नितिन देसाई, जय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय सह संयोजक अजीत सिंह यादव और कृषि मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत सोमपाल जी आपसे कि ये जो ऐलान अब हम देख रहे हैं राज्य सरकारों की ओर से, जी पहले उत्तर प्रदेश ने किया, फिर महाराष्ट्र ने किया, मध्य प्रदेश में आंदोलन चल रहा है, इस बीच पंजाब का ये ऐलान आ गया है। क्या ये किसान की बदहाली से निकालने में एक स्थायी समाधान है या एक तरीका मात्र है? सच जो है वो बीच में है जी। ये निश्चित है कि जब किसान की बदहाली होती है और वो एक ऐसी स्थिति में, ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है कि उसके घर का काम भी नहीं चलता और कर्ज बढ़ता जाता है, और उसी का परिणाम आता है कि बहुत सारी संख्या में किसान आत्महत्या तक उतारू हो जाते हैं करने पर। तो राहत तो निश्चित रूप से है, परंतु ये तथ्य अपनी जगह है कि ये उसका स्थायी समाधान बिल्कुल नहीं है। ये एक फौरी इलाज है, आधा अधूरा इलाज है। सोचने की यह ज़रूरत है कि ऐसी स्थिति बार बार पैदा होती क्यों है, क्योंकि अगर आप सारे इतिहास को देखें जी तो जनता दल के द्वारा 14,000 करोड़ रुपया माफ़ किया जाना, फिर यूपीए द्वारा 2008-2009 में 72,000 करोड़ की राशि माफ़ किया जाना जी। उसके बाद भी कुछ प्रदेशों में, और अभी उत्तर प्रदेश ने फिर घोषणा की। तो ये सब करने के बाद भी किसान की स्थिति सुधरती क्यों नहीं है? उसके बहुत सारे कारण हैं। जहाँ तक पूरे देश का सवाल है, अगर क्षेत्रीय बंटवारा कारणों पे आऊँगा सोमपाल जी। नितिन देसाई हमारे साथ हैं। नितिन जी, आप इस विषय पर लगातार लेख लिखते रहते हैं, आज भी आपका एक लेख प्रकाशित हुआ है। किसानों का जो ये आंदोलन है इस बात को लेकर के कि उनकी कर्ज माफ़ी की जाए और स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करके उन्हें उनकी फसलों का उचित दाम दिया जाए, क्या इससे किसान की हालत कुछ बेहतर हो सकती है या ये कि इसके लिए कुछ और कदम उठाए जाने की ज़रूरत है? और जो राज्य सरकारें ये माफ़ी का ऐलान कर रही हैं किसानों के कर्जे की, उसे आप कितना सही मानते हैं? वो जो ये कर्ज माफ़ी की जो ऐलान कर रहे हैं सब राज्य सरकार, वो तो बिल्कुल एक इमरजेंसी रिएक्शन है। असली बात तो ये है कि इस साल हमें किसानों में ये आपत्ति क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे 2016 में तो मानसून अच्छा था, इस साल भी मानसून, उम्मीद है कि मानसून ठीक ही होगा। तो अच्छे मानसून, अच्छे उत्पादन के बाद जो समस्या आती है वो किस कारण आती है? वो इसलिए आ रही है कि हमारी जो कृषि उत्पादन की बिक्री का सिस्टम है वो ठीक नहीं चल रहा है। हम समझते हैं कि हमने वो
गेहूं और चावल की प्रोक्योरमेंट के लिए जो FCI से करते हैं उससे सब हो जाएगा, मगर 60% ज़मीन गेहूं चावल में नहीं लगी है और उत्पादनों में लगी है। वहाँ हम प्राइसेस अनाउंस करते हैं मगर कुछ प्रोक्योरमेंट तो होता नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या हुई है इस साल, ये जो हम पेरिशेबल्स कहते हैं जैसे आलू, प्याज, टमाटर, उसमें आज उनके भाव पिछले साल से आधे हो गए हैं। जो उनको किसानों पे आपत्ति आ रही है, वो आपत्ति हमारी जो कृषि उत्पादन बिक्री की सिस्टम है जी, उसको सुधारने की जरूरत है। वो मैं आज खास कहना चाहता हूं, और वो तो कर नहीं रहे। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट निकालना चाहिए, कोऑपरेटिवाइजेशन करना चाहिए, किसानों को छूट देनी चाहिए कि वो किसी को भी बेच सकते हैं अपना उत्पादन, सिर्फ वो अपनी मंडी में ही नहीं और कहीं भी बेच सकते हैं। उनको ये सुविधा होनी चाहिए जी। जैसे हमारे दूध के सिस्टम में है। ये सब कंस्ट्रिक्शन नहीं है और वहाँ हमें ये समस्या नहीं मिल रही है। जी, इसलिए मेरा आप रहें कहना है नितिन कि जी, मैं कम आता हूँ मार्जिन आपके से पास कुछ में होने दोबारा। वाला नहीं। हम बात करेंगे उन कारणों पे जिसकी वजह से किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा। अजीत सिंह यादव जी, आप किसान आंदोलन चला रहे हैं और अभी हमने देखा पिछले दिनों दिल्ली में 120 किसान संगठनों की बैठक हुई और उसमें फैसला लिया गया कि 6 जुलाई से मंदसौर से किसान आंदोलन होगा जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। ये जो उपाय किए जा रहे हैं सरकारों की तरफ से, इन्हें किसी हद तक आप कारगर मानते हैं या इससे आपको कोई उम्मीद नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे देश का किसान आज सड़क पे है, आंदोलित है और ये ऐतिहासिक है देश में। ये जो कर्ज माफ़ी का हल्ला हो रहा है, किसान चाहता है कि वो कर्ज के चंगुल से बाहर आए, लेकिन वास्तविकता क्या है? मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, जब किसान आंदोलन से हूँ मैं। हम देख रहे हैं कि धोखाधड़ी हो रही है कर्ज माफ़ी के नाम पे। और जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए तो पूरा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा हर सभा में कि हम सारे किसानों के सारे कर्ज माफ़ करेंगे, लेकिन हुआ क्या है? केवल लघु और सीमांत किसानों का योगी सरकार ने 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ किया है। इससे कोई भला नहीं होना है। उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ से ज़्यादा किसान कर्जदार हैं और उसमें से केवल 86 लाख किसानों का, वो भी 1 लाख तक का कर्ज माफ़ करने की बात हो रही है। तो 86 लाख में भी बड़ी संख्या कर्जदार रह जाएगी। ऐसे में किसानों का कोई भला नहीं होना है। जी। हमारा मानना है, किसान आंदोलन का मानना है कि जो किसान कर्जदार है, सबसे पहले तो आप उसको मुक्त करिए और उसके बाद किसानों को कर्ज किस वजह से हुआ, क्योंकि आपने लगातार किसानों की जो खेती है उसको घाटे में रखा है, उनको सही मूल्य नहीं दिया है और वो जो लगातार कर्ज हो रहा है उसका फौरी राहत कर्ज माफ़ी है, लेकिन अगर आप उसको सही मूल्य नहीं देंगे। ठीक है। तो हरवीर जी, पिछले 1 महीने में हमने इसी कार्यक्रम में आपके साथ कई बार चर्चा की है और किसानों की बदहाली कैसे दूर हो इस पर बातचीत की है और भी कई एक्सपर्ट के साथ बात हुई है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नज़र आ नहीं रहा है। और रोज़ हम सुनते हैं कि एक राज्य ने कर दिया, दूसरे ने कर दिया। वहीं केंद्र सरकार की ओर से वित्त मंत्री की ये धमकी कि हमारे पास पैसा नहीं है, राज्य सरकारें खुद करें। रिज़र्व बैंक के गवर्नर का बयान कि ये बड़ी ख़तरनाक स्थिति हो जाएगी, वो बेहद चिंतित हैं। तो फिर आखिर ये होगा क्या? दस्ते वहशत में कभी और दस्ते रफूगर में कभी, बस तो एक खेल हुआ मेरा गरेबा ना हुआ। एक्चुअली ये बात आपने सही कही है कि टुकड़ों टुकड़ों हो रही है जी। और कृषि से संबंधित जो नीतियां हैं वो तो केंद्र तय करता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र तय करता है, प्रोक्योरमेंट की एजेंसीज उसके पास हैं, राज्यों को फंड वो रिलीज करता है। कृषि राज्य का विषय है, वो बिल्कुल महत्वपूर्ण है, अपनी जगह उसके बहुत सारे पहलू राज्यों से जुड़े हुए हैं, लेकिन केंद्र अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकता है? और जिस तरीके से वित्त मंत्री लगातार कह रहे हैं कि केंद्र का कोई मसला नहीं है, केंद्र मदद नहीं करेगा। केंद्र ने ही तो कहा था कि हम MS स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, तो किसी राज्य तो बाद की बात है, केंद्रीय आयोग था, केंद्र सरकार ने बनाया, सोपाल जी पहले उसके अध्यक्ष रहे, उनके पहले भी। तो सवाल ये है कि जब
पूरा का पूरा पॉलिसी फ्रेमवर्क केंद्र के पास है, तो केंद्र इससे भाग कैसे सकता है। और दूसरे मैं बताऊं आपको, जो ये बयान जैसे आया वित्त मंत्री का है या उर्जित पटेल का है या एसबीआई की चेयरमैन का है, लगभग 10 करोड़ के स्ट्रेस एसेट्स हैं देश में, जो कि ऐसा कर्जा है जो दिक्कत में है। उसमें से करीब 7 लाख करोड़ से ज़्यादा एनपीए होने का डर है उसका। उस 7 लाख करोड़ में से मैक्सिमम किसानों का एनपीए होने की जो गुंजाइश होगी वो 1 लाख करोड़ होगी। बाकी 6 लाख करोड़ प्राइवेट सेक्टर का है, कॉरपोरेट्स का है। और जिस दिन ये कॉरपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग होगी जी, उसमें हेयर कट कौन लेगा? एक टर्मिनोलॉजी होती है इसमें, उसमें कहते हैं, बड़ा अच्छा शब्द लिया है हेयर कट, मतलब जो नुकसान होगा उसमें से उसका हिस्सा बटेगा। तो कुछ बैंक बोझ उठाएंगे, कुछ कॉरपोरेट उठाएगा, और सेंटर रिकैपिटलाइजेशन कर रहा है पब्लिक के पैसे से। तो वहाँ तो आप 40, और स्टैंडर्ड होता है 40% का हेयर कट होता है। तो उस 40% में अगर आप ये मसला आप देखें जो यहाँ का है किसानों वाला, तो यहाँ आप क्यों नहीं करेंगे? ठीक, आप कैसे भाग सकते हैं अपनी जिम्मेदारी से? तो बड़े अफसोस की बात है। दूसरा पॉइंट में जो ज़रूरी है कि जो समस्या है सारे स्वीकार कर रहे हैं, और हमारे कृषि मंत्री आजकल एक काम कर रहे हैं, हर रोज़ एक इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं मध्य प्रदेश सबसे अच्छा काम कर रहा है। जहाँ रोजाना 3 आत्महत्याएं हो रही हैं, जहाँ से आंदोलन खड़ा हुआ है, वो उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं सबसे अच्छा काम हो रहा है। जो उनका जिम्मा है कि इस संकट से निकालने के लिए आप हल की तरफ बढ़ें, उस तरफ सोचें हमें करना क्या है, नीतिगत बदलाव, उस पर बात ही नहीं हो रही है। सोमपाल जी, आप तो पुश्तैनी तौर पे किसान हैं, फिर भारत सरकार में कृषि राज्य मंत्री रहे हैं, सारी किसान की भी समस्या जानते हैं, सरकार की भी मुश्किलें जानते हैं, सरकार में रह कर के काम भी किया है। ये जो आपने अपना कहा कि जनता दल ने कर्जे माफ़ किए, हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने किए, उत्तर प्रदेश में नहीं, केंद्र ने किए थे, नहीं उसके पहले हरियाणा में हुए थे। और उसके बाद मनमोहन सिंह सरकार में भी हमने देखा कि 2009 से पहले, और उस कर्ज माफ़ी ने उन्हें चुनाव जिताने में एक अहम रोल अदा किया। ये एक तरफ बहस छिड़ती है कि साहब ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे किसानों में आदत पड़ जाएगी कर्ज लेने की, क्योंकि उन्हें पता है कि कभी ना कभी माफ़ी हो जाएगी राजनीतिक कारणों से। और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि जो कदम उठाए जाने चाहिए, कई लेखकों का ये मानना है कि जितनी कर्ज माफ़ी की गई है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में उस पैसे को लगाया जाता तो शायद किसान की हालत बेहतर होती। क्या कहेंगे आप? मैं ये जो आपने आखिरी बात कही, मैं निश्चित उससे सहमत हूँ। और जो हरबीर सिंह जी ने बात कही, किसान की समस्या का समाधान हमेशा सारी सरकारों का किसी भी दल की रही हो 47 से अब तक, टुकड़ों टुकड़ों में उसका समाधान करने की आदत रही है। उसके ऊपर समग्र समय की चिंतन, जिससे किसान अपनी आय कर सके और अपनी आय से अपनी ज़रूरत की चीज़ें, चाहे वो खेती के काम आने की हों या अपने व्यक्तिगत उपभोग की, उनको खरीद कर सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। उसके बजाय आप उसको हमेशा याचक, एक भिखारी बनाकर रखना चाहते। मैंने पहले भी कहा कि फौरी इलाज है, राहत है, परंतु ये स्थायी समाधान नहीं है। स्थायी समाधान ये है कि 60% खेती आज भी, और ये आंकड़ा 5वीं पंचवर्षीय योजना से अब तक वहीं अटका हुआ है, वो वर्षा पर आधारित है, जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उन किसानों की तो बहुत ही दुर्गति, 80% ग्रामीण गरीब उन क्षेत्रों में रहते हैं। तो एक देशव्यापी सिंचाई योजना बने। दूसरा, जो अभी नितिन देसाई साहब ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आखिर है क्या, जो मजबूरी में किसान को फसल आते ही बेचना पड़ता है औने पौने दाम पर, उसको समर्थन दे। और ये कोई भारत अकेला नहीं करता। सबसे बड़ा पूंजीपति देश जो लिबरलाइजेशन का, उदारीकरण का अलंबरदार है, अमेरिका, वहाँ ये रूजवेल्ट के समय से 1930 से लागू है, पूरे यूरोप में लागू है, जापान में लागू है। तो भारत के गरीब किसान को क्यों नहीं मिले? और जब आप न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र की तरफ से घोषित करते हैं तो 2 सवाल खड़े होते हैं कि जब वो दाम उससे नीचे जाता है तो आप उसकी खरीद क्यों नहीं करते, जो इस बार मध्य प्रदेश में हुआ, दाल का, तलन का, सोयाबीन का, और तो और बहुत सारी मंडियों में, इटारसी में, पिपरिया में और छोटी जगह 11 जगह का तो मुझे मालूम है, जहाँ गेहूँ और धान की खरीद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं। तो वो जो एक आपने पवित्र वचन दिया है लिख कर, फिर आपने कहा कि हम स्वामीनाथन कमीशन C2 कॉस्ट के ऊपर, हम और हरबीर सिंह जी अभी भी बात कर रहे थे, उसके ऊपर 50% जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करेंगे। और बाद में किसी वरिष्ठ नेता ने कहा तो चुनावी जुमला था। तो इसका मतलब आप जानबूझकर सारे राष्ट्र के सामने असत्यवादन कर रहे थे, सबको धोखा दे रहे थे। तो क्यों नहीं लागू करते आप उसको? ठीक है। और फिर एक सवाल ये कहा जाता है कि जैसे मंडी का सुधार है, जो अभी नितिन देसाई जी ने कहा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पिछले 3 वर्षों में बार बार पिछले 10-15 वर्षों से कहा जा रहा है कि धान और गेहूं ज़्यादा हो रहा है,
आप विविधीकरण करिए, सब्जी उगाइए, फल उगाइए। पिछले 4 साल से उनकी दुर्गति हो रही है। आलू और प्याज 1 रुपये से 4.5 के बीच बिक रहा है, उसके दाम भी नहीं निकलते। तो उस मंडी समिति का जब आप सुधार करें, कानून का तो कहते हैं राज्य का विषय है, तो आप केंद्र के कृषि मंत्रालय को बंद कर दीजिए, जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, किसान संभालें उसको, राज्य संभालें। नितिन देसाई जी, कितना सहमत हैं आप जो सोमपाल जी कह रहे हैं, और इसके अलावा जो आप कारण बता रहे थे कि किसान की हालत बेहतर करने के लिए ये किया जाना चाहिए, कृपया वो इसे स्पष्ट करें कि आप का क्या सुझाव है, किसान की हालत कैसे बेहतर हो? हमें इतना समझना चाहिए कि आज हमारी समस्या कृषि उत्पादन की कमी से नहीं हो रही है। हमारा माइंडसेट वो एक पुराना माइंडसेट है। जब हमारे देश में कृषि उत्पादन की कमी थी और हमें जो ग्राहक है उनका हित की दृष्टि से हम पूरा मैनेज कर रहे थे, अब बिल्कुल समस्या अलग हो गई है। ये तो 2 अच्छी फसल के बाद ये समस्या आ रही है, इसलिए अभी हमें समझना चाहिए कि हमारी असली समस्या सरप्लस मैनेज करने की है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप एग्रो प्रोसेसिंग कोल्ड चेन में लगाओ। जैसे किसी ने बताया अभी कि आप 1,30,000 करोड़ इस ऋण माफ करने में जाएगा। अगर वो पैसे सरकार ने ये कोल्ड चेन, स्टोरेज इत्यादि में लगाया होता, अगर कुछ ऐसा काम होता जिससे जो आदमी ये पेरिशेबल्स खास करके प्रोड्यूस करता है, आलू, प्याज, टमाटर, सब्जी, फल वगैरह, उसे कुछ ऐसी सिस्टम हो जो ये भाव ऊपर नीचे जाते हैं उससे कुछ राहत मिले, तो अब मैं कहता हूं कि ये कृषि ऋण की समस्या खड़ी भी नहीं हो सकती थी। इसलिए समझना चाहिए कि हमारी असली प्रॉब्लम इस कंट्री में कमी, कृषि उत्पादन की कमी की नहीं है। हमारी समस्या चेंज हो गई, बदल गई है, और हमें पूरा हमारा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हमारी कृषि बिक्री की सिस्टम बदलनी पड़ी। मैं जानता था कि जब मैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर था तो सरकार कब जाग उठती थी, जब आलू प्याज के भाव बढ़ जाते थे तो सडनली सब जाग उठते थे। ओ बाप रे, ग्राहकों का क्या होगा, इतने सारा दाम हो गया, दिल्ली की सब्जी मंडी में ये होगा है, कमिटी और सेक्रेटरीज ये करेगी वो करेगी। मगर जब गांव गिरते हैं और कहाँ गांवों में समस्या खड़ी होती है, तब सरकार क्यों उठती नहीं है जल्दी से, इतनी लेट क्यों जागती है? ये भाव तो सितंबर से गिर रहे हैं, के बाद 8-9 महीने के बाद जाग रहे हैं सब। जी, अजीत सिंह जी, आप का जो किसान आंदोलन है जिसमें कहा जा रहा है कि 120 या 130 संगठन शामिल हैं, सिर्फ 2 मुद्दों को लेकर के आंदोलन कर रहा है, एक कर्ज माफ़ी, दूसरा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू किया जाए। क्या लगता है आपको कि यही 2 कारण किसान की समस्या का समाधान कर देंगे और इसके अलावा कुछ और नहीं किए जाने की ज़रूरत है? देखिए, किसानों की काफ़ी समस्याएं हैं, लेकिन अभी किसान आंदोलन में ये 2 मांगें उभर के आई हैं, इस पर आम सहमति बनी है। बाकी सवालों पर भी हम आगे लड़ेंगे। हमारा मानना है कि जब मोदी जी चुनाव में जाते हैं तो कहते हैं कर्जा माफ़ करेंगे किसानों से, चुनाव हो जाता है तो उनके वित्त मंत्री कहते हैं कि राज्य करेगा। ये धोखा हो रहा है। जब मोदी जी चुनाव में जाते हैं तो कहते हैं कि किसानों को हम 1.5 गुना लागत का दाम देंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, घोषणा पत्र में कहते हैं। सरकार बन जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते। ये देश की सरकार, राज्य की सरकार किसानों के साथ धोखा दे रही है। अब किसान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरे देश का किसान आंदोलित हो रहा है और ये ऐतिहासिक तौर पे सारे किसान संगठन एक मंच पे आ रहे हैं। योगेंद्र यादव हों, VM सिंह हों, राजू सेठी से लेके जितना देश का किसान नेता है, किसान संगठन है, और अब ये लड़ाई मंजिल तक पहुंचेगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता था कि बात केवल MSP की जो हो रही है, अभी कल सरकार ने MSP डिक्लेयर किया था। हम देख रहे हैं कि जो कॉस्ट है, C2 है, जो लागत मूल्य है, उससे भी कम इन्होंने MSP डिक्लेयर किया है। आप देख सकते हैं। तो इससे मोदी जी कहते हैं कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आप लागत से भी कम MSP डिक्लेयर कर रहे हैं, आंकड़े मेरे पास हैं। आप धोखा दे रहे हैं देश के किसानों को। अब ये किसान बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए किसान आंदोलन में है और सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। दूसरी बात ये है, एक संक्षेप में जी संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि इसके अलावा जो लघु और सीमांत किसान है, बड़ी संख्या ऐसी है
जो बैंक से कर्ज केवल नहीं लेता, सूदखोरों के चंगुल में है, हमें उनको भी कर्ज से मुक्त कराना होगा। और जो बाजार में अपना इतना उपज नहीं पैदा करता, 85% किसान है, हमें उनके बारे में भी सोचना होगा कि उनको कैसे हम उनका हित कैसे करें। हरवीर जी, अभी जो ये चर्चा निकल कर के आई, क्या इसके अलावा भी कोई और तरीक़ा हो सकता है कि किसानों की हालत बेहतर बनाई जाए? क्या इसके लिए कोई एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए जिसमें जुडिशरी के भी लोग हों, सिविल सोसाइटी के भी लोग हों, और वो इस केंद्र सरकार को कहे कि भाई ये अब पानी सर से ऊपर उतर रहा है और कुछ कीजिए, वरना ये अन्नदाता। असल में देखिए, एक तो किसान को केंद्र में रख करके कोई नीति, एक समग्र नीति नहीं बनी। अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं, जब सोमपाल जी कृषि मंत्री थे उस वक्त एक कृषि नीति बनी थी जिसमें एक दस्तावेज की तरीके से उसको रखा गया था, क्योंकि कृषि कोई एक ऐसा विषय नहीं सिर्फ कि आपने उत्पादन कर लिया और बेच लिया। आप उसका जब इंडस्ट्री को पसंद होता है आप इंपोर्ट करते हैं, जब उसको ना पसंद होता आप इंपोर्ट बंद करते हैं। एग्रीकल्चर के मामले में आप ये देखिए, दाम तय करना हो, सप्लाई बढ़ानी हो, सप्लाई कम करनी हो, ये सारे हथकंडे सरकार अपने हिसाब से अपनाती है। कभी कॉमर्स मिनिस्ट्री एक्टिव हो जाती है, कभी कृषि मंत्रालय एक्टिव हो जाता है, कभी फूड मिनिस्ट्री एक्टिव हो जाती है। तो आपका एक पॉलिसी फ्रेमवर्क जब तक नहीं बनेगा, पूरे कृषि को, एक विषय को उस तरीके से देख करके, जो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है, जो उसकी आमदनी है, जो उसके उत्पादन का मैनेजमेंट है, जो उसकी मार्केटिंग है, और उसके केंद्र में रख के किसान को एम्पावर नहीं किया जाएगा। क्योंकि किसान को आप आइसोलेट करके, ये बाबू और ये सब तमाम सो कॉल्ड जो इकोनॉमिस्ट और ये सब मिल करके अपने हिसाब से तय करते हैं। इंडस्ट्री को जरूर बुला लेते हैं। अगर एक मैं उदाहरण दूं इसमें, कि बजट के पहले जो एक प्री बजट मीटिंग होती है उसमें कौन बुलाया जाता है, अगर वो सूची आप निकाल लें तो उसमें किसान को छोड़ के सबको बुलाया जाता है। ठीक। और ऐसी रस्म अदायगी के लिए भी उसको नहीं बुलाया जाता। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह से नीतियां बनती हैं। मेरे जैसे व्यक्ति को कभी नहीं बुलाया। सोमपाल जी, बहुत संक्षेप में, मेरे पास वक्त की कमी है, कि आपकी अंतिम टिप्पणी कि क्या किया जाना चाहिए, बहुत ही संक्षेप में। नंबर 1, 60% वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए सिंचाई की सुनिश्चित व्यवस्था की एक 10 साला योजना बने। उसके लिए क्या संसाधन चाहिए, क्या हो, वो सब हम डिटेल दे सकते हैं, सरकार को रुचि हो तो। दूसरा, कृषि विपणन की व्यवस्था को एकदम दुरुस्त किया जाना चाहिए और उसमें केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये तर्क उनका कि ये राज्यों का विषय है, ये समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर बीजेपी का हाईकमांड बीजेपी की राज्य सरकारों को निर्देश दे, वो ये नहीं माने, ये कोई बात मानने को तैयार नहीं है। तीसरा, जो यादव जी ने कहा, लघु, सीमांत और छोटे किसानों के लिए 83% जोत ऐसी हैं जिनकी अपनी इकाई आर्थिक रूप से लाभ कर नहीं रही है। उनके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार जब तक आप नहीं करेंगे, इस खेती से किसान का काम चलने वाला नहीं है। और चौथी बात, उसमें पूंजीगत निवेश करने के लिए किसान को सस्ता ऋण दिया जाए, न कि ये जो शॉर्ट टर्म अल्पकालीन ऋण दिया जाता है, उसके बजाय दीर्घकालीन पूंजी निवेश के लिए उनको ऋण दिया जाए, जिससे उसकी व्यवस्था सुधरे। बाकी और बहुत सारी चीज़ें इतने समय में इससे ज़्यादा कहना संभव नहीं। नितिन देसाई साहब, बहुत संक्षेप में, 1 मिनट का समय आपके पास, क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? किसानों की बदहाली कैसे दूर कर सकते हैं? मैं तो कोई नया कमीशन मत बनाओ। हमारे जो कुछ करना है, बहुत से कमीशनों ने हमें बताया है, बस जो बताया है सिर्फ करो। खास करके शुरू करो कृषि उत्पादन की बिक्री के में जो APMC का रिफॉर्म, कोऑपरेटिवाइजेशन, प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन, वो करना है, उससे बहुत राहत मिलेगी ये सब का फार्मर्स, खास करके सीमांत और लघु किसानों को। जी, अजीत सिंह जी, आपका सुझाव? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लघु सीमांत किसान जो अपना मार्केट में इतना उपज नहीं पैदा करते, बेच सके, उनके लिए कोऑपरेटिव मूवमेंट देश में चलना चाहिए, लेकिन और इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए सरकार को मुहैया कराना चाहिए। लेकिन सरकार की दिशा ही नहीं है गाँव को बचाने की, खेती किसानी बचाने की। वो कारपोरेट के पक्ष में जा रहे हैं। और हमारा जितना शेयर है एग्रीकल्चर का, GDP में हम 14% हैं, लेकिन हमको बजट में वो हिस्सा नहीं मिल रहा है। हमारे ऊपर 56% लोग देश के हमारे ऊपर निर्भर हैं खेती पे, लेकिन हमें वो शेयर नहीं मिल रहा। सरकार हमको हमारा हिस्सा नहीं दे रही, इस वजह से खेती लगातार घाटे में जा रही है। हरवीर जी, बहुत संक्षेप में आप क्या सुझाना चाहेंगे, क्या है निदान? निदान यही है, देखिए कि मेरा तो मानना है कि किसानों को उनके उपज के बेहतर दाम के लिए एम्पावर करें, उनका कलेक्टिव एक बार्गेनिंग की ताकत खड़ी करें,
और जो सोमपाल जी ने कहा, ये एक बहुत बड़ा विषय है कि आप लगातार 10 लाख करोड़ और 8 लाख करोड़ की बात करते हैं कर्ज की। आपको जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट है, जो अभी भी उनको 12 और 14% पे मिलता है, वो आपको 2% पे या 0% पे देना चाहिए, जिससे कि वो खुद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं वो करें। और सिर्फ नारे की बात नहीं है, जो आपका इंश्योरेंस है या आपका सिंचाई की सुविधा है, जो वाकई हर खेत पर पानी की जो बात है, उसको उसकी कोई पॉलिसी तो बना लो, एक उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक फ्रेमवर्क बना करके उसको ठीक से लागू कर दो, तो ये काम सुधर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हरवीर सिंह जी, अजीत सिंह यादव जी, सोमपाल जी और नितिन देसाई साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पैनलिस्ट का हमारे मानना है कि सिर्फ कर्ज माफ़ी किसान की बदहाली की दूर करने का एक मात्र रास्ता नहीं है, बल्कि कुछ और कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। और जो सुझाव दिए गए हैं यहाँ इस चर्चा में, मेरे ख्याल है अगर सरकार उस पर अमल करे तो बहुत कुछ किसान की हालत बेहतर हो सकती है। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।